हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर 10, जो कि हम करेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल रूल्स। यानी आप इसमें जो है इतिहास के चैप्टर में आप मुगल साम्राज्य के जो विस्तार के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करोगे। ये टॉपिक कई मानने में हर एक क्लास के लिए बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जिसके सिलेबस में मुगल एम्पायर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर है। तो चाहे वो यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे सीबीएसई से पढ़ते हों, चाहे एनआईओएस के बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों, सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इसको आप अच्छे से समझिएगा और सोचिएगा, क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईओएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट हेयर जहांगीर एंड शाहजहां। After the Akbar, there is a take for the in charge of Jahangir. Jahangir decided to follow to the Akbar as a explanations policy in the Deccan, but if the Jahangir could be achieve a little success in it's due to the contain problem. He could not be devoted to the much attention in the crucially phase due to the Khurram's revolt. The Mongol is a noble where he is also involved in a number of interests as the confessed to the gain some advantage from a Deccan. During the first 3 years, the Deccan is a regained to half of the Balghat and many district of the Nagar. The Malik Ambar was the main ruler who is managed to the defeat of the Mughal force and capture to the Bhaira is a Balghat and part of the Ahmednagar. The Mughal could be not be gain is control of the lost of territories, and meanwhile the Shah Jahan is revolted against his the father and become a friend with the Malik Ambar. There is the most important here, and the Malik Ambar is a made an attempt to the capture Ahmednagar but failed there. He took away to the Solapur from Adil Shah and his alliance with the Shah Jahan and tried to the capture of the Nurpur but is failed. One space was the established between is Jahangir and Shah Jahan. Is a Malik Ambar was also is a Pacific. The Malik Ambar is died in the 1627 and was the succeeded by his son is a Fateh Khan, was vehicle and the Peshawar of the kingdom. And of Fath Khan was arrogant, and during this time the confessed between to the Deccans and others noble grey. During the reign of the Jahangir, there was no addition to the Mughal territory in Deccan. In fact, the Deccanics is the rulers weakened the Mughals authorities in their states. Our ambition of the Malik Ambar was is obstacle in there is a was of the joint from of the Deccan state. During the period of between to the death of the Jahangir and the ascensions of the Shah Jahan, there are Mughal government of the Deccan. There is a Khan Jahan is a Lodi with the intentions of the scoring help in the time of the necessity and give away to the Balghat to be Nizam Shah. After the ascending, there is a throw is the Shah Jahan ordered to the Khan Jahan is Lodi to recover its butt as the latter failed. Shah Jahan is recalled him to the court and Khan Jahan is returned to the hostile and the rebelled.
He took their shelter with the Nizam Shah, and this infuriated the Shah Jahan and decided to follow the aggressive policy and toward the Deccan state. Shah Jahan, as a main is a concern, was to be recovered to the lost territories of Deccan. He believed that independence of Ahmednagar was a been to the way of Mughal control in the Deccan. He decided to the isolated Ahmednagar and been over to the Bijapur and Marathas. He was successfully is a Fath. Fatah Khan, the son of the Malik Ambar, also is a made a peace with the Mughals. Now, Mahabbat Khan was appointed to governor of the Deccan, but the confessed with the Deccan state continued. Finally, in 1636 is a treaties where to sign and Vijapur and the Golconda. The main point of agreement with the Vijapur were others accept the Mughals as a suzerainty, and he was to pay up 20 lakh rupees in the indemnity, and he was not to interfere in the affair of the Golconda. The Mughal Empire was to the arbitrate in the case of any debt job between to the Bijapur and the Golconda. Adil Shah to help the Mughal in a confessed against the Sahaji Bhosle. Golconda also made a separate treaty, and according to this treaty, is the first year Golconda took a author of the loyalties is the two abodes, our Mughal Empire. He agreed to include the name of the Mughal Empire in a Zakutaba, and then there is the name of the Shah of Iran. And Golconda agreed to pay to the 2 lakh huns per year to be Mughals. And treaties is ended their confessed in the Deccans. The Mughals could expand their area of dominance to the large part of the southern India. A district or change in the Mughal policy come to about to the 1656 to the 57. When the treaties were to the ignored, now Shah Jahan asked to the Aurangzeb to the conquer and annexes the other territories of Deccan Kingdom. It is argued by there are some historians that his change of policy was to the exploit to the resource of the Deccan state for the Mughals. However, this change did not be benefit the Mughal Empire in any substantial way and they create the more problem for the future. जैसा कि हम बात कर रहे हैं जहांगीर और शाहजहां, देखिए कहते हैं जहांगीर ने जहां पर आगे इसको बढ़ाया, शाहजहां ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कहते हैं पिता और पुत्र का जो ये जोड़ी थी काफ़ी अच्छा था अकबर के बाद, तो दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। जहांगीर ने दक्कन में अकबर की विस्तार नीति को अपनाया, परंतु कुछ समस्याओं को कारण उसे इस काम में बहुत ही कम सफलता मिली। कहते हैं खुर्रम की बगावत की वजह से पैदा हुई संकट के कारण वह इस तरफ अधिक ध्यान नहीं दे पाया और दक्कन से कुछ फ़ायदा उठाने के लिए मुग़ल अभिजात वर्ग भी उसके षड्यंत्रों और लड़ाइयों में शामिल हो गया था, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था। जहांगीर ने अपने पिता अकबर की तरह जो है पूरा जो है नीति नहीं अपना सका और नहीं विस्तार कर सका। कहते इसका कारण जो था यहाँ पर षड्यंत्र लड़े जा रहे थे और लड़ाइयाँ हो रहे थे, तो इस कारण जो है ये आगे नहीं बढ़ा पाया इम्पल्स को। पहले 3 वर्ष के दौरान दक्कन में जो है बालाघाट और अहमदनगर के काफ़ी जिलों को फिर से हासिल कर लिया गया था और मलिक अंबर इसमें से प्रमुख शासक था, जिसने मुगल सेनाओं को हराकर बरारा और बालाघाट और अहमदनगर के कुछ भागों को वापस जीत भी लिया था। हारे हुए प्रदेश पर मुगल फिर दोबारा कब्जा हासिल नहीं कर सके। इस दौरान शाहजहां ने अपने पिता के खिलाफ बगावत कर दी और मलिक अंबर से जो है मित्रता स्थापित कर ली। ये भी बहुत बड़ी दौर थी जहाँ पर शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर से जो है बगावत करके अलग ही हो जाने की कोशिश किया, जिसकी वजह से घर में जो है एक दरार सी पड़ गई। मलिक अंबर ने अहमदनगर पर कब्जा करने की कोशिश की मगर असफल रहा। उसने जो है आदिल शाह से जो है शोलापुर छीन लिया और शाहजहां के साथ मिलकर जो बुरहानपुर पर जो है कब्जा करने की कोशिश भी की, परंतु असफल रहा। और एक बार तो जहांगीर और शाहजहां के बीच शांति स्थापित हो भी गई थी, लेकिन मलिक अंबर भी शांत हो गया और सन जो है 1627 में जो मलिक अंबर के मृत्यु की हो गई और साम्राज्य के वकील और पेशावर के रूप में उसका उत्तराधिकारी
उसका पुत्र जो है फतेह खान बन गया। फतेह खान बहुत ही आक्रामक और प्राकृतिक का था और वह उसके शासन के दौरान दक्कनी और अभिजातों के बीच परंपरा लड़ाई शुरू हो गई थी। जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य में दक्कन में कोई भी प्रदेश शामिल नहीं हो सका था। ये बहुत बड़ी विडंबना थी कि जहांगीर के समय काल में कोई भी जो है साम्राज्य में शामिल नहीं हो सका था। असल में दक्कनी शासकों ने अपने प्रदेशों को मुगल साम्राज्य को बहुत कमज़ोर बना दिया था। मलिक अंबर की अति महत्वाकांक्षा दक्कन प्रदेशों को संयुक्त मोर्चों की राह में एक बहुत बड़ी बाधा बन के उभरी थी। जहांगीर की मृत्यु होने और शाहजहां के राज सिंहासन बैठने की अवधि के दौरान दक्कन के मुगल सूबेदार खान जहान लोधी ने जरूरत के वक्त मदद लेने के इरादे से बालघाट निजाम शाह को दे दिया था और सिंहासन बैठने के बाद शाहजहां ने जो है खान जहान लोधी को जो है बालघाट वापस लेने का आदेश दिया, परंतु वह उसमें असफल रहा और इसके बाद शाहजहां ने उसे दरबार में वापस बुला भी लिया। इस पर जो है खान जहान उसका दुश्मन बन गया और उसने बगावत कर दी। उसने जो है निजाम शाह के पास जाकर आश्रय ले लिया और इसने जो है शाहजहां को क्रोधित कर दिया और उसने दक्कन प्रदेश के विरुद्ध आक्रामक रुख अपनाने का भी निर्णय कर लिया गया। शाहजहां का मुख्य उद्देश्य था दक्कन के खोए हुए प्रदेश को वापस हासिल करना। उसे विश्वास था कि दक्कन में अहमदनगर की स्वतंत्रता जो है मुगल नियंत्रण के आड़े आ रही थी और उसने अहमदनगर को छोड़कर बीजापुर और मराठों को जीतने का निर्णय भी किया। इसमें उसे सफलता मिली। मलिक अंबर के पुत्र फौत खान ने अपनी मुगलों के सुलह कर ली और अब जो है फतेह खान को दक्कन का सूबेदार भी नियुक्त कर दिया गया, परंतु दक्कन के राज्यों के साथ लड़ाई अभी भी जारी रही। अंत में सन 1636 में बीजापुर और गोलकुंड के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। बीजापुर के साथ समझौते कुछ शर्तें यहाँ पर दर्शाया गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं बीजापुर के समझौते की कुछ शर्त दिया है जिसमें साफ बात ये दर्शाई गई थी कि जो आदिल शाह मुगलों की अधीनता स्वीकार करेगा, सबसे पहली बात थी। दूसरी बात ये थी कि उसे 20 लाख रुपए जो है क्षतिपूर्ति के रूप में देने होंगे। तीसरी बात थी कि वो जो है गोलकुंड के मामले में कोई जो है दखलंदाजी नहीं करेगा। साथ में बीजापुर और गोलकुंड के बीच कोई विवाद होने पर मुगल शासक उसका जो है बिचौली होगा। कहते शाही जी भोसले के खिलाफ लड़ाई में जो है आदिल शाह मुगलों की सहायता भी करेगा, इस बात पे भी जोर दी गई थी। गोलकुंड ने भी एक संधि पत्र तैयार किया। इस संधि पत्र के अनुसार कुछ बातें इस प्रकार थी कि गोलकुंड के ने मुगल शासक के प्रति वफादार की शपथ ली है। उसने मुगल शासक के नाम को जो है खुतबा में स्वीकार करने की सम्मति भी दी है और ईरान के शाह का नाम छोड़ दिया है। गोलकुंड के मुगलों के 2 लाख हुंड प्रति वर्ष देने की सहमति भी जताई गई है। इन समझौते से दक्कन में लड़ाइयों का अंत हो गया और अब मुगल अपना अधिकार क्षेत्र दक्षिण भारत के अधिकांश क्षेत्र तक फैलाने में कामयाब भी हो सका। और कहते हैं 1656 से 57 में जब इन समझौतों को अनदेखी की गई तो मुगल नीति में एक विशिष्ट तब्दीली आ गई। अब शाहजहां ने अंग्रेजेब से दक्कन के साम्राज्य को सभी प्रदेशों को जीतकर मुगल साम्राज्य के साथ जोड़ने का आदेश भी दे चुका था और कुछ इतिहासकार ने यह तर्क भी दिया है कि इस नीति को बदलने का कारण था दक्कन के प्रदेशों में उपलब्ध संसाधनों का दोहन करना, परंतु इस परिवर्तन के मुगल साम्राज्य का कोई खास लाभ नहीं मिला बल्कि इससे भविष्य के लिए और अधिक समस्या पैदा कर दी। कहते हैं ये समस्या जो थे औरंगजेब के लिए काफ़ी जो थे घातक सिद्ध हुआ और कहते हैं औरंगजेब के बाद जो है शासन चलना स्वाभाविक बात ही नहीं बना। तो आगे हम देखेंगे कि औरंगजेब का जो है कैसा उसने शासन चलाया। चलिए देखते हैं औरंगजेब के शासनकाल कैसे थी। Here come to the Mughal Empire according the Aurangzeb. Aurangzeb is the most important empire. Aurangzeb is believed in their aggressive policy to about Deccan. There is the most important here, their policy to about the Deccan for the aggressive. And Professor Satish Chandra identified 3 districts faced in the policy to about Deccan state. The first year, from 1658 to 1668, the focus was to get hold of the territory of Kalyani, the Vidhars and the Paranda for the Bijapur. And during this phase, attempts were made to secure the help of Deccan state against the Marathas. The efforts were also made by the Jai Singh, the governor of Deccan, to conquer to the Bijapur, but their effort failed. The second point here, from around 1668 to 1684,
There was a shift in a policy. The death of the Adil Shah of the Bijapur, growing to the power of Shivaji, and increased the influence of the Akhana and the Madana. And two brother is the Golconda, the administration effect of the Mughal policy. Golconda tried to be formed in the alliance in the Shivaji and Bijapur. Aurangzeb as he fought to the contain a Marathas, every not very successful. The alliance with the minor shift and frequent tension continued to the some from or the other. Aurangzeb was not inclining to the annex their Deccan state. There is a most important and third policy here. In the third phase is a 1684 to 87. The Aurangzeb followed their policy of the outright is annexation of the Deccan state. The Aurangzeb is personally supervised their son to the Bijapur by 1687. Both Bijapur and Golconda is along with their territory of Karnataka, were annexed in their Mughal Empire. The conflict with the Marathas is a continued for to the 1687 to 1707. The Aurangzeb spent most of this time in the Deccan and could manage to keep their regions under to Mughal control. But after the death in 1707, the Aurangzebad is the Deccan. They strayed to independence and succeed in the short period. The apart from a Deccan Aurangzeb could expand Mughal power in the Assam in the northern east region. The major success of the Mughal in this region was the annexation of the Oma kingdoms Assam under the Mir Jumala and the governor of Bengal. Another notable achievement in the northern east was capture of the Chattogram in the 1664 under the Shaista Khan, the new governor of Bengal. The Amma king of could not be directly controlled for the long. There a Mughal is a Fazudar is a posted there is a had to be a face resistance and there are to regular is a confessed. By 1680s, Oma is a succeed in the capturing is a Kamrup and the Mughal control ended. यहाँ पर अगर हम देखें तो औरंगजेब की अपनी नीति थी जो कि विशिष्ट थी। कहते हैं अपने पिता के पश्चात औरंगजेब ने बखूबी बहुत कोशिश किया, लेकिन कहते हैं ये बहुत ही सख्त रूल और रेगुलेशन को जो है अपनाया। औरंगजेब दक्कन के प्रति बहुत ही आक्रामक नीति अपनाने में विश्वास रखता था। जो प्रोफेसर जो है सतीश चंद्र दक्कन प्रदेशों के प्रति उसकी नीति के 3 विभिन्न चरणों को रेखांतरित करते हैं, यानी इनके अंतर्गत 3 बातों को उसने जो है विशेष महत्व दिया था। पहली बात तो ये थी कि 1658 से लेकर 1668 के दौरान मुख्य लक्ष्य था जो है बीजापुर के कल्याणी, विदल और पेरेंडा प्रदेश को छीनकर अपने कब्जे में करना। और इस चरण के दौरान मराठे के विरुद्ध जो है दक्कन प्रदेश से सुरक्षा सहायता पाने की कोशिश भी की गई। दक्कन के सूबेदार जय सिंह ने भी बीजापुर को जीतने का प्रयास किया, परंतु ये असफल रहा। उसके बाद दूसरी नीति ये थी कि 1668 से 1684 के दौरान इस नीति में 3 थोड़ी तब्दीली की गई थी और आदिल शाह की मृत्यु, शिवाजी की बढ़ती शक्ति और गोलकुंडा प्रशासन के 2 भाइयों जो अखरनान और जो है मदनान से मुगल नीति को प्रभावित किया। कहते गोलकुंडा में शिवाजी और बीजापुर के साथ जो है मुफ्त समझौता करने की कोशिश भी की गई, बट मराठे घेरने और औरंगजेब की कोशिश को कोई बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल सकी। कुछ छोटी छोटी जो है तब्दीलियाँ और जल्दी जल्दी पैदा होने वाली तनाव किसी न किसी रूप में जारी कंटिन्यू थी। तीसरे चरण की हम बात करें तो अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा कि तीसरे चरण में जो है 1684 से लेकर 87 के बीच औरंगजेब ने दक्कन के प्रदेशों को जो है खुल्ला अपने राज्य में शामिल करने की नीति को जो है बखूबी अपना लिया। औरंगजेब ने बीजापुर की घेराबंदी की खुद निगरानी करना शुरू कर दिया और 1687 से लेकर 1707 तक मराठे के साथ लड़ाई जारी रही और औरंगजेब ज़्यादातर वक्त जो है दक्कन में रहा और उसने इस क्षेत्र को मुगल नियंत्रण के अधीन कायम रखा। परंतु 1707 में उसकी मृत्यु के बाद, यानी जब उसकी मृत्यु हो गई औरंगजेब की दक्कन औरंगजेब में, तो उन्होंने फिर से स्वतंत्रता पाने के लिए प्रयास किया और बहुत कम समय में उसने सफलता भी पा ली। दक्कन के अतिरिक्त औरंगजेब उत्तर पूर्व क्षेत्र में जो है असम तक मुगल शक्ति का विस्तार करने में कामयाब भी था और इस क्षेत्र में मुगलों की सबसे बड़ी सफलता थी जो है अहोम साम्राज्य यानी असम के मीर जो है जुमला और बंगाल के सूबेदारों के अधीन लाकर अपने साथ जोड़ना।
एक अन्य महत्वपूर्ण उत्तर पूर्व की विजय थी जिसमें बंगाल नए गवर्नर शाइस्ता खान के अधीन 1664 में जो है चटगांव की जीत की। अहोम साम्राज्य पर जो है बहुत लंबे समय तक सीधा नियंत्रण नहीं रखा जा सका और वहाँ तनाव मुगल फौजदार की जो है विरोध सहना पड़ा और वहाँ नियमित रूप से लड़ाई होती ही रही और 1680 तक अहोम के शासकों ने कामरूप पर जीत हासिल कर ही ली और वहाँ मुगल नियंत्रण समाप्त हो गया। कहते हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अब काफ़ी ज़रूरी था। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।